नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज हम कुल 30 क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज भी पहला प्रश्न हमने रचनाओं से लिया है। तो प्रश्न नंबर पहला है, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा हैं, प्रेमचंद हैं, कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कि कल्लड़ हैं? तो बताइएगा सभी लोग, गीतांजलि किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखना, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और इस प्रश्न से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लिया जाए, महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो बताइएगा सभी लोग। हाँ, नीरजा और रश्मि, निहार, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। पूछ ली जाए, प्रेमचंद की रचना कौन सी हैं? गबन, गोदान, करमभूम और मंगलसूत्र, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो प्रश्न नंबर पहला का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो गीतांजलि की रचना की है। तो चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका। बताइए, ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है? बताइएगा। इसमें पूछ रहा है कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है। उसका आकार प्रकार होता है, कि विषय निरूपण होता है, कि घटना का चयन होता है, कि पात्रों की व्यवस्था होती है? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय निरूपण जो है वो कहानी और उपन्यास में अंतर होता है। पूछ लिया जाए, उपन्यास किसे कहते हैं? तो उपन्यास दोस्तों याद रखना, वो होता है पूर्ण जीवन काल का चित्रण जिसमें किया जाता है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। और कहानी किसे कहते हैं? बताइए। जीवन के किसी एक भाग का जिसमें चित्रण किया जाता है, उसे हम कहानी कहते हैं। और दोस्तों याद रखना, उपन्यास में लंबे व दार्शनिक व्याख्यान होते हैं, जबकि कहानी में लघु और पूर्ण संवाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी हैं, कि महादेवी वर्मा है, कि शिवानी है, कि मधु कांकरिया हैं? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा ने जो है वो गिल्लू कहानी की रचना की है। पूछ लिया जाए, मन्नू भंडारी ने कौन सी रचनाएं की हैं? मन्नू भंडारी ने तो इन्होंने की है महाभोज और त्रिशंकु। ठीक, ये मन्नू भंडारी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा महादेवी वर्मा ने जो है वो गिल्लू कहानी की रचना की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है? तो बताइएगा। विष्णु के पर्यायवाची इसमें पूछ रहा है कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाणि, चतुर्भुज, शेषाशायी, गरुड़ध्वज जो है वो विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है। निम्नलिखित में से सा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। मूर्धन्य होता है, कि तालव्य होता है, कि दंत होता है, कि ओष्ठ होता है? सा का उच्चारण स्थान क्या होता है इस सा का? बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सा जो है वो तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, तालव्य से। मूर्धन्य से बताइए। मूर्धन्य से दोस्तों टा वर्ग बोला जाता है। टा वर्ग जो है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। और दंत से ता वर्ग बोला जाता है। ता वर्ग ये दंत से बोला जाता है। और ओष्ठ से क्या बोला जाता है? पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सा जो है वो तालव्य से बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, जूही की कली किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है,
कि रामधारी सिंह दिनकर की है कि नगेंद्र शर्मा की है? तो बताइएगा सभी लोग। जूही की कली किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली। सुमित्रानंदन पंत ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? बीड़ा, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र। ठीक है। और नगेंद्र शर्मा की दोस्तों है कर्णफूल। ठीक है। ये रचनाएं हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, ये रचनाओं से प्रत्येक परीक्षा में जो है 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जूही की कली जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बताइएगा, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? लज्जित होकर दूसरों को पीटना, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, बुरे आदमी का प्रेम अस्त्र होता है, अयोग्य व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, पतझड़ में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, कि बहुब्रीहि समास है, कि द्वंद्व समास है? तो बताइएगा। इसमें दोस्तों बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है। पतझड़ में पूछ रहा है, तो पतझड़ का अर्थ क्या होता है? जिस ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं उस ऋतु को पतझड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ऑप्शन नंबर बी है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन नंबर सी है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं मानी जाती है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर, चिता। तो इसका विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नश्वर कहते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द जो है वो नश्वर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, कि ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर सी, कि ऑप्शन नंबर डी? बताइएगा सभी लोग। प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रयुक्त, प्रसिद्ध, प्रश्न, प्रगति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रश्न में जो है वो प्रा उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, कुशाग्र में संधि है, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि, की दीर्घ संधि? तो बताइएगा दोस्तों कुशाग्र में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। पूछ लिया जाए स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों याद रखना स्वर संधि हैं जो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। एक तो दीर्घ, गुण, वृद्ध, अयाद और एड़ संधि। ये अगर पूछ लिया जाए स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। चलिए मित्रों, तो जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है। वीडियो को जो है वो लाइक अवश्य कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो बताइएगा दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मयंक जो है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। मयंक दोस्तों ये चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मयंक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भूर्ध का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, कि ऑप्शन नंबर बी है, कि ऑप्शन नंबर सी है, कि ऑप्शन नंबर डी है? तो बताइएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। भूधन ऊर्ध्व, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए
भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती है विशेषण से, समुच्चय बोधक से, सर्वनाम से कि क्रिया से। किस से भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समुच्चय बोधक से जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है अवनी, लोकमाता, इला, मेदिनी। तो बताइएगा पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये लोकमाता, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये पार्वती का पर्यायवाची होता है। पार्वती का, ठीक है, पार्वती का पर्यायवाची होता है लोकमाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या, भयंकारी। तो बताइएगा नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प विद्या जो है वो खतरनाक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो प्रतिष्ठित है कि भजन है कि पेय है कि पाठक है? तो बताइएगा इसमें देशज शब्द कौन सा है? तो ये जो भजन जो है वो देशज शब्द है। और कौन कौन से देशज शब्द बताइएगा कौन कौन से होते हैं? डिबिया, रोरा, चरचर, पर, ये जो हैं ये देशज शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भजन जो है वो देशज शब्द है, ठीक है। चलिए तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग इसको लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाता रहूँ। तो ये दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपकी परीक्षाओं में गागर में सागर की तरह काम करेंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए निम्नलिखित में एक बर्तनी शुद्ध है, तो बताइएगा इसमें कौन सी बर्तनी शुद्ध है? राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अक्षौहिणी। तो बताइएगा इसमें कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अक्षौहिणी है, ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दो, सभी भाई बहन वीडियो को लाइक अवश्य कर दो। चलिए प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं कि नैऋत्य कहते हैं कि वायव्य कहते हैं कि आग्नेय कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग। इसे वायव्य कहते हैं, वायव्य, ठीक है दोस्तों, इसे वायव्य। ईशान किसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व की दिशा को, उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं, ठीक है। और नैऋत्य पश्चिम और दक्षिण की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। आग्नेय कहते हैं पूर्व और दक्षिण की दिशा को, पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वायव्य जो है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य को कोण को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, यमक, उत्प्रेक्षा की उपमा? तो इसमें दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू की भव? तो इसमें दोस्तों विशेषण पूछ रहा है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो ये भव जो है ये विशेषण नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये विशेषण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पाहन का पर्यायवाची शब्द है? मेहमान, पैर, पत्थर की पर्वत? तो बताइएगा पाहन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाहन जो है वो पत्थर को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन अवध बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? ठीक है, तो तुलसीदास, बाबा रामचरण दास, महाराजा रघुराज सिंह, कबीरदास? तो बताइएगा
अवध बोली क्षेत्र से कौन से कवि नहीं आते हैं? तो ये कबीर दास जी हैं जी, अवध बोली क्षेत्र से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग किससे संबंधित हैं? पहला और दूसरा से, दूसरा और तीसरा से, दूसरा और चौथा से, पहला और चौथा से। तो बताइएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ग जो हैं वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन में जो दूसरा और चौथा वर्ग जो होते हैं वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है कि 9 कि 10 कि 11? तो बताइएगा स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसमें 11 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लोभी किस विध से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विध से, सर्वनाम विध से, क्रिया विध से, प्रत्यय विध से? तो बताइएगा लोभी जो है वो किस विध से निर्मित विशेषण है? तो दोस्तों याद रखना ये संज्ञा विध से निर्मित विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।